है वो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। और उसमें हमने कहा था अगर नॉर्मल मॉडरेट लेंथ है तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से हम जो है उसकी मेज़रमेंट करते हैं। लेकिन अगर लार्ज डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज़, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होता है। और हमने एक मेथड पढ़ लिया था, कौन सा? पैरेलैक्स मेथड। अब अगर वही जो लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है वो बहुत ही स्मॉल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक तो मॉडरेट लेंथ है, वो इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेज़र किया जा सकता है। पर जो लॉन्ग डिस्टेंस है या लॉन्ग लेंथ है या फिर बहुत ही शॉर्ट लेंथ है तो उसे इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे भी अब हमने क्या करना है कि किसी लिक्विड के एक मॉलिक्यूल का साइज फाइंड आउट करना, ठीक है। किसी लिक्विड के एक मॉलिक्यूल का साइज तो काफ़ी स्मॉल लेंथ है। और इसको कैसे हम मेज़र करते हैं तो वो हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। और बस वैल्यूज़ ही चेंज होगी किसकी, ये जो अपॉन में आपको 500 दिख रहा है, ठीक है। आप कितना अमाउंट या कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये 500 वेरिएबल है। ये इस फॉर्मूले का फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है। तो आइए करते हैं इसे अब। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में ही कह दिया कि फाइंड द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का हमने साइज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। और सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया, तो हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अल्कोहल का ले लिया और उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका लिया, ओलिक एसिड का, ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल का हमने वॉल्यूम और ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो मिला के सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। तो यहाँ पे वही लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1/500 सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन अल्कोहल बाय डिसॉल्विंग 1 cc ऑफ ओलिक एसिड इन 500 cc ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आप 500 सेंटीमीटर क्यूब ही लो अल्कोहल का वॉल्यूम, आप 400 सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए। तो फिर पूरा जो सॉल्यूशन है वो 1/400 सॉल्यूशन बन जाएगा ओलिक एसिड का इन अल्कोहल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था ये 500 वाली वैल्यू फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, तो ये जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर ली है इसमें अगर हम बात करें तो इसके n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। हमारे पास तो पूरा सॉल्यूशन बन गया। अब इसके हमने n नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है वो वाटर के सरफेस पे डाल देने, ठीक है। तो हमने किसी कंटेनर में वाटर फिल कर रखा है और उसके सरफेस पे n नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है इस सॉल्यूशन के डाल देंगे। अब चाहे आप 5 ड्रॉप्स डालिए, चाहे 15 डालिए, चाहे 70 डालिए, जितने मर्जी आप ड्रॉप्स डालोगे तो वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है वो चेंज होता जाता है। तो ये हमने n नंबर ऑफ ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन के वाटर के सरफेस पे डाल दिए। और फिर वाटर के सरफेस पे एक लेयर, एक फिल्म बन गई किसकी, ओलिक एसिड की, ठीक है। तो वाटर से लाइटर है, हल्के है, तो उसके ऊपर अपनी सेपरेट एक फिल्म या लेयर फॉर्म कर देंगे। तो ये लेयर बन गई। अब ये जो हमने लेयर या फिल्म बनाई है तो इसे हमने क्या करना है, तो इसे हम स्ट्रेस करते जाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमने डाले वो एक ही जगह पे, ठीक है, रहे। तो पूरी एकदम स्ट्रेट, एकदम थिन लेयर फॉर्म करनी है। तो इस फिल्म को क्या करेंगे, हम स्ट्रेस करेंगे, और ताकि जो इसकी थिकनेस है वो करीब एक मॉलिक्यूल के साइज के इक्वल आ जाएगी। मतलब एज पॉसिबल जितना फिल्म या इस लेयर को हम स्ट्रेस कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, उतना हम कर देंगे। और हमारा कंसेप्ट यही रहेगा कि जो इस लेयर की क्या होगी, थिकनेस होगी, वही एक मॉलिक्यूल का साइज होगा, ठीक है। पर इसमें सिर्फ ओलिक एसिड ही नहीं है, अल्कोहल भी प्रेजेंट है। तो वो अल्कोहल रिमूव करना ज़रूरी है। तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा अल्कोहल जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। अब पूरी की पूरी लेयर जो है वो किसकी रह जाएगी, ओलिक एसिड की। क्योंकि पहले हमने सॉल्यूशन बनाया था तो उसमें दोनों चीज़ें थे, ओलिक एसिड भी और अल्कोहल भी। तो अब जो है इवापोरेशन के बाद, अल्कोहल के इवापोरेशन के बाद अब सिर्फ लेयर किसकी रह गई, ओलिक एसिड की, ठीक है। यह आ गया। अब हमने उस जो लेयर या जो फिल्म फॉर्म हुई थी उसका हमने एरिया कैलकुलेट कर लेना है। तो ये जो एरिया है वो हम कैसे मेज़र करेंगे, तो ट्रेसिंग पेपर से या फिर किसी ग्राफ पेपर से, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, मेज़रमेंट जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हमने जो लेयर थी उसकी अब क्या फाइंड आउट कर ली, एरिया।
तो अब हमारे पास एरिया आ गया है और हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी है, और एक और चीज़ हमारे पास है वो है वॉल्यूम। तो वैसे जो सॉल्यूशन बना था उसका वॉल्यूम हमने कितना लिया था, 1/500 सॉल्यूशन बनाया था ओलिक एसिड का अल्कोहल में। अब हमने तो उस वाटर के सरफेस पे पूरा सॉल्यूशन नहीं डाला, हमने क्या डाले, n ड्रॉप्स। तो यहाँ पे 1 ड्रॉप का वॉल्यूम अगर हम v मान ले, ठीक है, 1 ड्रॉप का अगर मैं वॉल्यूम v मान लूँ तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, nv हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। तो 1 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो हमने कितना ले लिया, v। तो इस सॉल्यूशन के हमने n ड्रॉप डाले तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, nv हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो n ड्रॉप्स थे वो सिर्फ ओलिक एसिड के नहीं, सॉल्यूशन के थे। तो उस सॉल्यूशन में से ओलिक एसिड का हमें वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो है 1 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो v है, n ड्रॉप के वॉल्यूम nv हो गए, लेकिन ये जो ड्रॉप्स हैं अभी सॉल्यूशन के हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर ओलिक एसिड और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है। तो हमें अब इसके अंदर ओलिक एसिड के वॉल्यूम फाइंड आउट करने उस n ड्रॉप्स के अंदर। तो टोटल वॉल्यूम जो है n ड्रॉप्स का कितना है, nv, और इस सॉल्यूशन में जो है ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, तो 1/500। तो हमने जब वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड फाइंड आउट करनी है तो जो टोटल हमारे पास क्या था, वॉल्यूम था, उसे हमने क्या कर दिया, तो वो ओलिक एसिड के वॉल्यूम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पूरे सॉल्यूशन में उस ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना था, 1/500। तो एनवी में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/500। अब ये वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड आ गई। अब हमें थिकनेस चाहिए। तो नॉर्मली आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है तो वो हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 3 लेंथ वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ लिखे, ब्रेथ लिखे, थिकनेस लिखे, हाइट लिखे, एक ही बात है। तो मैं इस लेंथ की जगह क्या लिख सकता हूँ, थिकनेस, जो हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से अब देख लीजिए आप, वॉल्यूम में 3 लेंथ वाली क्वांटिटी आती है, तो एरिया के अंदर 2 लेंथ वाली क्वांटिटी आ गई और एक थिकनेस, वो एक लेंथ है, तो 3 लेंथ आ गए। अब हमें तो थिकनेस चाहिए, तो जो थिकनेस ऑफ फिल्म है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फिल्म अपॉन में एरिया ऑफ फिल्म। ठीक है, क्योंकि अब इथानॉल या जो अल्कोहल था वो तो इवापोरेट हो गया, तो सिर्फ ओलिक एसिड ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ओलिक एसिड का वॉल्यूम आएगा उस n ड्रॉप्स के अंदर, फिर वो जो फिल्म या लेयर थी उसकी एरिया आ जाएगी, और थिकनेस फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई गई है, आपको समझाया गया है कि प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, थिकनेस को हमने t से रिप्रेजेंट किया, और जो वॉल्यूम ऑफ फिल्म आपको ऊपर यहाँ दिख रही है कितना है, NV/में 500। तो आपको NV/में 500 दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में एरिया था, और ये देख लीजिए आपका एरिया। अब थिकनेस है, लेंथ है, तो यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया था। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्मॉल लेंथ को मेज़र करने का एक मेथड है, तरीका है। और कौन सी वाली स्मॉल लेंथ, तो किसी मॉलिक्यूल का साइज ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस में हमारा ये टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। एग्ज़ाम बेसिस पे अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंस इसकी कम है। अब आइए, जब हम मेज़रमेंट ऑफ लेंथ कर रहे हैं तो इस मेज़रमेंट ऑफ लेंथ से रिलेटेड जो है बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, यूनिट्स। कुछ के तो नाम आपको पता है, पर कुछ आपके लिए नए हैं, और 11th के लेवल पे ही जो है वो स्टार्ट हो गए। तो अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो ले ली वो क्या है, रेंज ऑफ लेंथ। तो अब हमने यहाँ रेंज ऑफ लेंथ मतलब लेंथ को मेज़र करने के लिए क्या क्या यूनिट लेंगे। छोटी यूनिट्स भी है, बड़ी यूनिट्स भी, और बहुत बड़ी यूनिट्स भी हैं। तो 1 बाई 1 सबको देख लेते हैं। तो रेंज ऑफ लेंथ में सबसे पहली जो यूनिट है वो है फर्मी। ठीक है, पहली जो यूनिट है वो है फर्मी। और कहाँ होता है यूज़, किस लेंथ को मेज़र करने के लिए, तो ज़्यादातर आपको जो न्यूक्लियस का साइज़
साइज मेज़र किया हुआ मिलेगा वो किस यूनिट में मिलेगी, तो फर्मी में। तो इस फर्मी को जो हम एक और नाम देते हैं फेम्टोमीटर, ठीक है, फर्मी या फेम्टो एक ही बात है। और अगर हमें इस फर्मी को मीटर में कन्वर्ट करना है तो देख लीजिए आप, 1 फर्मी इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर, ठीक है। और फर्मी की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर। जैसे मैं आपको बता दूं, किलो की वैल्यू कहीं पे भी कितनी होती है, 10⁻3, ठीक है, 1000 होती है। तो चाहे वो किलोमीटर होगा, मीटर में करोगे तब भी 1000 मीटर होता है, और किलोग्राम है और ग्राम में करोगे तब भी 1000 ग्राम ही हम लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये फर्मी या फेम्टो की वैल्यू आप याद रख लीजिए, 10⁻⁻15। और न्यूक्लियर साइज मेज़र कर रहा है इसलिए स्मॉलर यूनिट है। सेकंड जो यूनिट आपको दिख रही होगी वो है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये जो सेकंड यूनिट है ये एंगस्ट्रॉम है, और ये ज़्यादातर जो रेडिएशन या लाइट होती है उसकी वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। ये नहीं कि यही यूज़ होगा और किसी और यूनिट में नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम को जो प्रेफरेंस दिया जाता है तो लाइट के वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है। अब एंगस्ट्रॉम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, तो ए के ऊपर ऐसे ये डिग्री जैसा जो नॉट है ये लगाया जाता है, और 1 एंगस्ट्रॉम में वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो इस तरीके से ये एक और यूनिट है। अब जो है तीसरी यूनिट देखते हैं। ये जो हमने 2 यूनिट्स देखी ये स्मॉलर यूनिट्स थे। अब जो हमारा थर्ड यूनिट है, ठीक है, इनके बस आपको नाम और वैल्यूज़ याद रखना है कि कन्वर्ट करने में न्यूमेरिकल में अगर आपको एंगस्ट्रॉन में दिया है लेकिन आपको मीटर में लेना है तो आपको कन्वर्जन वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। अब जो थर्ड हमारी यूनिट है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। थर्ड जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को, ठीक है, मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। किसके किसके बीच के डिस्टेंस को इसमें हम मेज़र करते हैं, या ये किसके इक्वल है, तो मीन डिफरेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। कि अगर आपको आ गया कि डिफाइन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप क्या करिए, डिफाइन करिए। तो हम बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो लेंथ है, वो डिस्टेंस है जो अर्थ और सन के बीच में होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या है, मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस कहने का मतलब कि सन तो एक जगह पे स्टिल है लेकिन अर्थ उसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। तो पूरे साल भर में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहां अर्थ सन के काफ़ी क्लोज होता है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहां अर्थ सन से काफ़ी दूर होता है। मतलब कोई सर्कुलर पाथ नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगी, कभी कम और कभी ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या लिखा है, मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है मीटर में, एसआई यूनिट मीटर में कितनी है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। फोर्थ जो है हमारा वो कौन सा है, तो लाइट ईयर, ठीक है। फोर्थ जो है वो लाइट ईयर है। लाइट ईयर की अगर हम बात करें तो लाइट ईयर क्या हो जाता है, तो 1 ईयर में लाइट ने वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, लाइट ट्रैवल कर रही है, तो लाइट ट्रैवल कर रही है और वो वैक्यूम में एक साल में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंगस्ट्रॉन, फर्मी, ये सब लेंथ की यूनिट है। तो लाइट ईयर भी लेंथ की यूनिट है। तो डेफिनेशन आप देख लीजिए, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन कितना, 1 ईयर। अब हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू हमने किस में फाइंड आउट करनी है, मीटर में। तो अब हम इसकी वैल्यू मीटर में फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो वो छोटा सा फॉर्मूला है, जो बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और वो डिस्टेंस ही हमारी क्या होगी, लाइट ईयर। कब, जब हम स्पीड लाइट की लेंगे और टाइम क्या लेंगे, 1 ईयर। तो देख लीजिए यहाँ पे जो लाइट ईयर यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है, और आसपास के स्टार्स के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। आपने कभी न्यूज़ में या वैसे कहीं पे आपने सुना होगा ये दूसरी गैलेक्सी हमसे इतने लाइट ईयर दूर है, ठीक है।
तो एक और अल्फा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार जो है हमारे सिस्टम के बाहर का, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का, तो कितनी दूर है हमसे? 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, आइए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको यहाँ पे कहा ही था कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाता है? टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में क्या है? टाइम होता है। और यहाँ से जो है हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस आप देख लीजिए क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू में टाइम आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस हम लाइट ईयर में लेंगे, स्पीड हम लाइट की लेंगे, तो देख लीजिए डिस्टेंस की जगह आ गया 1 लाइट ईयर और 1 LY लिखा हुआ। स्पीड किसकी है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। टाइम कितना हमारा? 1 ईयर। लेकिन हमें ये लाइट ईयर की वैल्यू मीटर में निकालनी है। इसके लिए मतलब क्या हुआ? तो हमने जो है अब SI यूनिट्स लेने। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ यूनिट पे आप ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, SI यूनिट है, पर ये 1 ईयर है। टाइम की तो SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इस हम 1 ईयर को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में। तो 1 ईयर में 365, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएंगे? डेज। और 1 डे में 24 आवर, और 1 आवर में 60 मिनट, और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब ये जो है सारी यूनिट्स जो है अब मतलब मीटर में आ जाएगी लेंथ। तो देख लीजिए आप कैलकुलेशन की, और 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई है? तो 9.46 × 10⁻15। तो ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू है। ठीक है, आइए अब जो है हमने 4 यूनिट्स यहाँ पे देख लिए। अब जो है हमारा अगला जो है उसे भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब जो नेक्स्ट जो है उसकी बात करें तो पारसेक। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे लिए वो क्या है? पारसेक। ये भी लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारा यूज़ होता है। और इस पारसेक का जो है कंप्लीट नेम जो है, या ये जो शॉर्ट फॉर्म है किसका है? तो पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकेंड। अब इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हम लेते हैं, लाइट ईयर भी लेते हैं, और अब ये पारसेक भी ले रहे हैं। तो कह रहा है सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो पारसेक है। डेफिनेशन: द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? तो वो डिस्टेंस जहाँ पे एक आर्क होगा, उस आर्क की खुद की लेंथ कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो एंगल फॉर्म कर रहा होगा कितना? 1 सेकेंड। मतलब हमने जो प्लेन एंगल का बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा था कि प्लेन एंगल क्या था? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर जो आर्क है उसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और उसके कारण जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 1 सेकेंड है, तो जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है और जो लेंथ ऑफ आर्क है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वही जो है 1 पारसेक हो जाएगी। आप यहाँ इससे समझ लीजिए। तो ये देख लीजिए इस फिगर में, तो यहाँ पे सन और अर्थ के बीच का ही डिस्टेंस तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। अब इसके कारण यहाँ देखिए एंगल हमने कितना कंसिडर किया? 1 सेकेंड। तो उस पॉइंट से इस अर्थ का जो डिस्टेंस होगा, उस पॉइंट से जो इस अर्थ का डिस्टेंस है वही कितना है? 1 पारसेक। अब आप दोबारा डेफिनेशन देख लीजिए: द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ कितना? तो 1 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब आप जो है यहाँ पे हमने वो डिस्टेंस ढूंढना है जहाँ पे इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के कारण एंगल कितना बने? 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पहले नहीं मिला है, हमें ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी। हमने इससे भी लाइन ड्रॉ स्ट्रेट आगे एक्सटेंड करते गए, इससे भी आगे लाइन एक्सटेंड करते गए, और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे जो एंगल बनेगी वो 1 सेकेंड बनेगी। तो उस पॉइंट का अर्थ से जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? 1 पारसेक। अब यहाँ पे हम देखिए वही प्लेन एंगल का हमने कंसेप्ट लगाया। प्लेन एंगल हो गया लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। हमें तो ये रेडियस ही तो निकालना है। ये देख लीजिए आप, ये सेंटर है,
ये अगर माना जाए तो पूरा ऐसे सर्कल रहा होगा, ठीक है, सेंटर है और ये पूरा सर्कल रहा होगा, तो यही तो रेडियस है। तो जो रेडियस हो जाएगा वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में एंगल, प्लेन एंगल आ जाएगा। अब यही रेडियस को तो हम 1 पार्सेक कह रहे हैं, तो हमने लिख दिया 1 पार्सेक। लेंथ ऑफ आर्क हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लिख दी, और जो एंगल है हमारा 1 सेकेंड है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू मीटर में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू भी बता रखी है 1 सेकेंड की रेडियन में, ठीक है, पुराने वीडियोस में, और या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पे ये जो है क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसे, 1 सेकेंड को रेडियन में। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आ जाएगी वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इस तरीके से 1 पार्सेक की वैल्यू आ गई 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और यहाँ अगर हम बात करें तो लाइट ईयर की जो वैल्यू थी, ठीक है, जो लाइट ईयर था 9.46 इंटू 10⁻15 था, तो यहाँ पे जो है 10 कितनी है, 16। तो एक 10 आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 30.8 आ जाएगा इंटू 10⁻15 मीटर। और उसे अगर हम चेंज करना चाहें किसमें, लाइट ईयर में, तो करीब 1 पार्सेक में इतने मीटर है, और 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। पर जब आप कन्वर्जन करोगे तो 1 पार्सेक में करीब 3.26 लाइट ईयर आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है पार्सेक और लाइट ईयर में ये रिलेशन भी हमें यहाँ देखने को मिल गया। अब आइए ये जो हमने 3 यूनिट पढ़े, कौन से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और ये पार्सेक, इन तीनों के बीच में अब हम क्या देख लेते हैं, रिलेशन, ठीक है। तो उस तरीके से अब हम यहाँ पे तीनों के बीच में क्या देखेंगे, रिलेशन, तो देख लेते हैं आइए। तो रिलेशन बिटवीन जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक के बीच में क्या देख लेना है, रिलेशन, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, राउंड अप करके मैंने लिखी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 पार्सेक की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर है। अब हमने क्या कर दिया, लाइट ईयर को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड कर दिया ताकि इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो आप LHS साइड दे सकते हैं 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और RHS साइड लाइट ईयर की वैल्यू न्यूमरेटर में और जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू डिनोमिनेटर में। अब इसे हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 6.3 इंटू 10⁻4, और फिर 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गई। तो इस तरीके से लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में हमने रिलेशन देख लिया है, और साफ दिख रहा है कि जो लाइट ईयर है वो बिगर यूनिट है किससे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। अब सेम ऐसे ही हमने जो है 1 पार्सेक उसे भी 1 लाइट ईयर से डिवाइड कर दिया। तो देख लीजिए आप, 1 पार्सेक लिखा, अपॉन में 1 लाइट ईयर आ गया, और जो है फिर हमने 1 पार्सेक की वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 न्यूमरेटर में, 9.46 इंटू 10⁻15 डिनोमिनेटर में, और इसे सॉल्व किया तो आ गई 3.26, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो इस तरीके से पार्सेक और लाइट ईयर में भी आ गया। तो लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का 6.3 इंटू 10⁻4 टाइम्स है, और जो पार्सेक है वो लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स है। तो क्लियर अंडरस्टूड है कि सबसे बड़ी यूनिट इन तीनों में से पार्सेक है, उससे स्मॉलर लाइट ईयर है, और सबसे स्मॉल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इन तीनों में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्मॉल है। वैसे तो वो खुद भी लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए क्या होती है, यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन हो गया, और हमने यूनिट्स भी देख लिया, और इन यूनिट्स को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, और इन्हें जो है आगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी कर लेंगे।